ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन से फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को केमिकल रिएक्शन में जितनी बातें करी गई थी, हम इस चैप्टर में सिर्फ कौन से रिएक्शंस की बात करेंगे? मॉडरेट रिएक्शन, मतलब ऐसे रिएक्शन जिनको होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत कम भी नहीं लगता है, मीडियम या एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन लगता है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। और इस चैप्टर में हम सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि काइनेटिक्स में हम उन्हीं रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं जो ना तो बहुत जल्दी हो जाते हैं ना तो बहुत टाइम लेते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, अगर डिफिनेशन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? किसी भी सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन में होने वाला चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम के साथ किसी भी सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन में होने वाला चेंज जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अगर रिएक्टेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, और प्रोडक्ट है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बनाया रिएक्टेंट और यहाँ पर प्रोडक्ट। शुरुआत में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 10 m और शुरुआत में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0। शुरुआत में टाइम कितना रहेगा? t = भी 0 टाइम पे हमने क्या किया? 10 मोल पर लीटर अपना रिएक्टेंट लिया और रिएक्शन स्टार्ट करवाई। थोड़े टाइम बाद, ठीक है, t = 5 सेकेंड, ओके। थोड़े टाइम बाद हमारा कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, जो भी कन्वर्ट कर लो, 5 m कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना यहाँ पर? 5 m, ठीक है। तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मान लो t = 7 सेकेंड हो गया, तो ये कन्वर्ट कितना हो गया? 7 m में, और ये कितना बचा? 3 m, ठीक है। मान लो t = कितना हो गया? 10 सेकेंड हो गया, तो ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा? 10 m, और यहाँ पर कितना बचेगा? 0 m, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, आपके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। किसी केमिकल रिएक्शन की रेट हम रिएक्टेंट के रेफरेंस में एज वेल एज प्रोडक्ट के रेफरेंस में, दोनों के रेफरेंस में निकाल सकते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट के रेफरेंस में कैसे? कि जितना कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, और प्रोडक्ट के रेफरेंस में कैसे? जितना कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। आप अब किसी भी दो पॉइंट पर रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, चाहे t = 0, t = 5 सेकेंड के लिए, या t = 5, t = 7 सेकेंड के लिए, या t = 7, t = 10 सेकेंड के लिए। किसी भी दो टाइम को उठा के आप उसके लिए रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज रिएक्शन की स्पीड में क्या हम सिर्फ रिएक्टेंट की स्पीड कैलकुलेट करेंगे या सिर्फ प्रोडक्ट की, ठीक है। तो सपोज कि आप लोग को कुछ खाना बनाना है, ठीक है, कोई भी अपना फेवरेट जो आपको पसंद हो वो फूड बनाना है, ओके। तो आप फूड बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या लेंगे? रॉ मटेरियल्स लेंगे फूड का, ठीक है। तो आप दो तरीके से बता सकते हैं, एक तो ये बताएंगे कि आपका रॉ मटेरियल इतना कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है इतना फूड में, या तो आप बताएंगे इतना ज़्यादा फूड बन गया, ठीक है। जैसे चावल ने सबने पकाया होगा ना अपने घर पर, चावल तो सभी बना लेते हो ना, बनाते हो ना तुम लोग? बनाया करो, ठीक है, नहीं बनाते तो, ठीक है। तो राइस बना रहे हैं तो आप दो तरीके से बता सकते हो ना कि आधा राइस पक गया है, आधा कच्चा है, या 50% राइस हो चुका है, 50% कच्चा है। तो आप दोनों के रेफरेंस में बता सकते हो, कितना कच्चा है वो भी बता सकते हो और कितना पक्का है वो भी बता सकते हो। सेम ऐसा रिएक्शन में होता है, हम बता सकते हैं कि कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका है, जितना रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, या हम बता सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट बन गया, तो जितना प्रोडक्ट बना है उतना ही रिएक्टेंट क्या होगा? खत्म होगा। दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट उतना ही बढ़ेगा। ये जो होता है ये आपको रिएक्शन की स्पीड या तो सिर्फ रिएक्टेंट्स या तो सिर्फ प्रोडक्ट के रेफरेंस में नहीं बतानी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रेफरेंस में बतानी। और जब एस वर्ड यूज़ किया मतलब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे
रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम, ठीक है। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम किसकी बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट की, तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट मतलब डिक्रीज ऑन कॉन्सेंट्रेशन या डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम, ठीक है। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम। और अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज होता है, टाइम के साथ 0 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन की बात करें या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्या होगा? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम, ठीक है। एक और बात, अभी मैंने कहा कि जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन की रेट निकालने के लिए हम सिर्फ रिएक्टेंट की रेट भी निकालेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट की रेट निकालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल्स में ही होते हैं। जितना रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही इंक्रीज होगा, ठीक है। ये जनरल सी बात हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की। इतनी बात क्लियर? इतना कल हो गया था ना। अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसके आगे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, हमको रेट ऑफ रिएक्शन डोनेट करने का, दिखाने का तरीका, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की कि उसको हम किस किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो अगर आप बात करें रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाने की तो हम 2 तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखो, भले ही अभी तक मैंने आप लोगों को बोला कि हम मॉडरेट रिएक्शन की बात करेंगे, लेकिन टाइम ड्यूरेशन मैंने कम लिया है ना, 5 सेकेंड 10 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन कम लिया है ना। अब कोई रिएक्शन जो है वो लंबे समय के लिए हो रहा है, मतलब कोई रिएक्शन मान लो 15 मिनट के लिए हो रहा है, और हमको क्या देखना है कि रिएक्शन में 5 सेकेंड से 10 सेकेंड, कितना टाइम इंटरवल? सिर्फ 5 सेकेंड का, या 5 सेकेंड से 12 सेकेंड, कितना टाइम इंटरवल? सिर्फ 7 सेकेंड का। कोई रिएक्शन हो तो लंबे पीरियड के लिए रहा है, लेकिन हम उसके छोटे से टाइम के लिए कॉन्सेंट्रेशन चेंज निकाल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। ये इंस्टेंट रिएक्शन जैसा नहीं है, हाँ, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में अंतर है। रिएक्शन हो लंबे समय के लिए रहा है, लेकिन हम थोड़े से टाइम ड्यूरेशन के लिए, छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए हम उसमें चेंज देख रहे हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और अगर वही टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब हमने ले लिया 2 सेकेंड से 18 सेकेंड के लिए या 2 मिनट से 4 मिनट के लिए, ठीक है। अगर हमने टाइम ड्यूरेशन बड़ा ले लिया, थोड़ा सा बड़ा ले लिया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज मतलब समझते हो ना, 2 पॉइंट्स का कंपैरिजन करना, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और वो टाइम इंटरवल, रिएक्शन लंबे समय पर हो रहा है, लेकिन वो छोटे से टाइम इंटरवल पर जितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को डोनेट करने के, दिखाने के 2 तरीके। पहला तरीका होता है इंस्टेंट या फिर इंस्टेंटेनियस, मिलता है बुक में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, या तो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन या तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बात क्लियर है ना। हम सिर्फ 2 टाइम पीरियड के बीच की बात कर रहे हैं,
रिएक्शन हो सकता है होने में 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट लग रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि उस रिएक्शन में 5 सेकेंड से 15 सेकेंड के बीच में क्या चेंज हुआ। तो टाइम इंटरवल छोटा तो वो क्या होगा, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। हो सकता है उस रिएक्शन की पूरी रेट ऑफ रिएक्शन अलग हो, ठीक है, हो सकता है रिएक्शन की पूरी रेट ऑफ रिएक्शन अलग हो, लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं हम कि उस टाइम ड्यूरेशन पे कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। इन दोनों को मैसअप मत करो। मॉडरेट रिएक्शन और इंस्टेंट रिएक्शन ये अलग बात है, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन अलग बात है। इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन के लिए छोटे टाइम के लिए कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा वो बताता है। बात क्लियर? तो ये दो टाइप होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाने को, पहला इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, तो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन बताए तो हम इसको क्या लिखेंगे, DC अपॉन dt। DC मतलब C2 माइनस C1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और dt मतलब T2 माइनस T1, और D लगाया मतलब टाइम पीरियड छोटा, ठीक है। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, मतलब टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बड़ा, बदला कुछ नहीं है, यहाँ पर D लगाए, यहाँ पर डेल्टा लगाए। एवरेज के लिए डेल्टा, इंस्टेंट के लिए D। टाइम इंटरवल थोड़ा सा छोटा और इसके लिए टाइम इंटरवल थोड़ा सा, मतलब हमने मान लो ले लिया t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम एवरेज बोलेंगे। और जब हम d लगाएंगे तो मतलब t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 7 या t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इंस्टेंट रिएक्शन DC अपॉन dt, और ये हो गया डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, दोनों एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। DC को क्या लिख सकते हैं, C2 माइनस C1, dt को क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ पर है तो यहाँ पर भी DC को क्या लिख सकते हैं, C2 माइनस C1, और डेल्टा T को क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। ये रेट ऑफ रिएक्शन की बात की है, अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात नहीं की है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, कुछ मिक्स नहीं हो रहा है ना, इंस्टेंट बोला है तो D लगाओ और एवरेज बोला है तो डेल्टा लगाओ, बस, और कुछ अंतर नहीं है दोनों में। वही टाइम पीरियड थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है। तो आप अगर D बोला है, इंस्टेंट बोला है तो स्मॉल d, और एवरेज बोला है तो डेल्टा बना देंगे, ठीक है। जबकि डेल्टा वाले का यूज़ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ स्मॉल d का यूज़ होने वाला है सारे क्वेश्चंस में। इतनी बात क्लियर। अब हमने एक रिएक्शन लिखा है, ठीक है। इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट की इंस्टेंट स्पीड निकालनी है, ठीक है। इंस्टेंट स्पीड मतलब t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 5 सेकेंड के लिए। बात क्लियर? निकालें तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आप चाहे इसको एवरेज मान लो चाहे इंस्टेंट मान लो, दोनों में फाइनल फॉर्मूला यही है, ठीक है। C2 क्या होता है, बाद वाला कि पहले वाला? बाद वाला। तो रिएक्टेंट के केस में बाद वाला कौन है, 5, और पहले वाला कितना है, 10, ठीक है। T के लिए पहला वाला कौन है, 0, और बाद वाला कितना है, 5, ठीक है। तो C2 माइनस C1 इक्वल्स टू 5 माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 0, ठीक है। अब ये कितना आ गया, -5 अपॉन 5, -5 अपॉन 5, कट कर कितना आ गया, -1, ओके, मोल पर लीटर सेकेंड। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज़ क्या निगेटिव में चल सकता है? किसी चीज़ की स्पीड निगेटिव में हो सकती है? नहीं हो सकती ना।
पहली बात तो जो स्पीड है वो कैसा यूनिट है, स्केलर यूनिट है, ठीक है। तो स्केलर यूनिट मतलब जिन यूनिट का डायरेक्शन नहीं होता है। सपोज जैसे मैं चल रही हूँ तो मैं इसमें क्या जितना भी 10 मीटर चलूँगी आगे की तरफ, अगर मैं इस तरफ चल रही हूँ तो मेरा डायरेक्शन ही इस तरफ हो जाएगा, मैं 10 मीटर प्लस इसमें चलूँगी। सपोज मैं उल्टा चल रही हूँ तो मैं 10 मीटर पीछे की तरफ चलूँगी, ठीक है। तो हर जगह पर जब भी मैं चल रही हूँ तो कैसा चल रही हूँ, पॉजिटिव चल रही हूँ। कभी किसी चीज़ की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। कितनी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। या तो मैं चल रही हूँ चारों में से किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे 6 में से किसी भी डायरेक्शन में मैं या तो चल रही हूँ या तो रुकी हूँ। मैं ऐसा थोड़ी कि अपने घर पर -10 किलोमीटर पर सेकेंड या -10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही हूँ, नहीं ना, मैं +10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही हूँ। मेरे घर का डायरेक्शन जिस भी साइड होगा उस साइड लेंगे, कोई भी डायरेक्शन निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भी स्पीड होती है वो स्केलर होती है, मतलब डायरेक्शन फ्री। रिएक्शन की स्पीड भी स्केलर होती है, मतलब डायरेक्शन फ्री होती है। रिएक्टेंट का कन्वर्जन होगा प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कभी भी रिएक्टेंट का कन्वर्जन निगेटिव में नहीं होगा। कोई भी चीज़ निगेटिव में नहीं चल सकती तो रिएक्शन भी निगेटिव में नहीं चल सकती। अगर आपको ऐसा दिमाग में आ रहा है कि प्रोडक्ट का कन्वर्जन रिएक्टेंट में होता है तो उस समय हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट हो जाता है और जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज़ के चलने की बात करते हैं या स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड को हमेशा पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव ही चलते हैं, सब आगे की डायरेक्शन में चलते हैं, ऐसे अपोजिट नहीं चलते। मैं घूम के चली जाऊंगी, एक्सेप्ट कि अगर मैं आत्मा हूँ तो ना, आत्मा तो किसके पैर उल्टे होते हैं, चुड़ैल के ना। तो एक्सेप्ट कि मैं चुड़ैल हूँ, उसके अलावा मैं प्लस में ही चलूँगी, हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं चलूँगी, ठीक है। अगर मैं पीछे की तरफ चल रही हूँ तो मैं पीछे की तरफ पॉजिटिव में चलूँगी। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो ना। तो या तो रिएक्शन होगा या तो नहीं होगा, नहीं होगा तो ज़ीरो, होगा तो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो हमारे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन तो ये आया ना, -1 आया, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन -1 आया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि हमको पहले से पता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है रिएक्टेंट के केस में डिक्रीज होता है, तो जब हम रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, जब हम रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लगा देते हैं, माइनस, पहले ही माइनस लगा देते हैं। क्यों, ताकि फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव में आए। -ΔC/ΔT, बात क्लियर, या dC/dt, -dC/dt या फिर -ΔC/ΔT। किसी को कंफ्यूजन माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एंड में माइनस आना था, उसको पॉजिटिव करने के लिए पहले से ही माइनस लगा दिया। अब इसमें ब्रैकेट के पहले ही निगेटिव लगा हुआ था तो एंड वाला आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है, बात क्लियर। अब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, ये वाला पोर्शन हो गया, ये लिख लिया, लिख रहे हो, फॉर्मूलेस लिखते जाओ ताकि घर पर जाके कम से कम देख तो सको कि क्या पढ़ा। रोबोट मूवी देखिए, हाँ, रोबोट आंखों से स्कैन करके फ़ोटो खींच लेता है ना। अगर आप लोगों के पास वो पावर हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, नहीं तो जल्दी जल्दी फॉर्मूलेस नोट कर लो। क्या हुआ, ओके, जल्दी जल्दी फॉर्मूले नोट करो। नीचे का देखने में प्रॉब्लम हो रही है, नीचे का देखने में प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, ओके, ओके। तो अब ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू
माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, और अगर डी में लिखना है तो माइनस डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बराबर क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। C2 कितना है, पहले वाला C1 और बाद वाला C2, तो C2 कितना है 5, C1 कितना है 0, T2 कितना है 5 और T1 कितना है 0, कितना आ गया 1 m/s। तो इसमें निगेटिव आंसर ही नहीं आया, तो इसमें माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और देखोगे ध्यान से तो दोनों की स्पीड बराबर आई है, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट। इसीलिए हम किसी भी एक का रिएक्शन का रेट निकाल लेंगे तो हमको पूरी रिएक्शन का रेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी या डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूले पे आते हैं। हो गया, हो गया। ओके, अब मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखा है A2 प्लस B2 एरो C2 प्लस D2। A2 मतलब ये A के मॉलिक्यूल्स हैं, B2 मतलब B के मॉलिक्यूल, C2 मतलब C के मॉलिक्यूल और D2 मतलब D के मॉलिक्यूल्स। अब हमको इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस बतानी है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, अब A क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है तो हम क्या लगाएंगे माइनस, माइनस D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2। कॉन्सेंट्रेशन को बड़े वाले ब्रैकेट में दिखाते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 अपॉन DT। ठीक है, इक्वल्स टू B क्या है, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट, रिएक्टेंट तो क्या लगेगा माइनस D B2 अपॉन DT। ये बड़ा वाला ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू C क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या लगता है प्लस, तो DC अपॉन DT, और D क्या है वो भी प्रोडक्ट, तो इक्वल्स टू D अपॉन DT। कोई प्रॉब्लम रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए? अगर यहीं पे मान लो हमको एवरेज लिखना होता तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा A2 अपॉन DT। ठीक है, इक्वल्स टू B भी क्या है रिएक्टेंट, तो माइनस डेल्टा B2 अपॉन DT। ठीक है, इक्वल्स टू C क्या है प्रोडक्ट, तो डेल्टा C2 अपॉन DT इक्वल्स टू डेल्टा D2 अपॉन DT।
बात क्लियर? किसी भी रिएक्शन की स्पीड दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के केस में हम क्या लगा देंगे? माइनस, और ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या हो जाता है? A2 माइनस A1, B2 माइनस B1। ठीक है? कंफ्यूजन है कुछ? हाँ क्या ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं? ये वाली नहीं हुई? ओके, मैं भी बताती हूँ, 2 मिनट रुको, फिर से बताती हूँ। यहाँ तक बाकी सबको कुछ कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। अब क्या सारे रिएक्शन ऐसे लिखे होते हैं? तो नहीं ना, रिएक्शन में क्या लिखे होते हैं? मॉलिक्यूल्स के नंबर भी लिखे होते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स के नंबर लिखे हो तो हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो सपोज कि एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है जहां पर मैंने आपको यहां पर लिख दिया 2A प्लस 3B, एरो बना के C प्लस 4D। ठीक है। तो ये जो नंबर आगे लिखा है इसी नंबर को क्या कर देंगे? हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये कैसे? पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले माइनस। क्यों? क्योंकि A हमारा क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट है तो माइनस लगाना है। ठीक है। क्यों लगाना है? क्योंकि बाद में कॉन्सेंट्रेशन माइनस में आती तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, स्पीड पॉजिटिव करने के लिए पहले से ही माइनस लगा दिया। तो -2 जो है बगल में है तो उसको क्या करेंगे? हम फ्रैक्शन में करेंगे। तो 1/2 D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। ठीक है। इक्वल्स टू B क्या है? B भी रिएक्टेंट है तो पहले क्या लगाएंगे? -3 है तो 1/3, और ये क्या हो जाएगा? dB अपॉन dt इक्वल्स टू C में कुछ है ही नहीं तो dC अपॉन dt, प्रोडक्ट है तो प्लस में, D में 1/4 dd अपॉन dt। इसका मतलब समझो। आप लोगों को अमोनिया वाला रिएक्शन सबको पता है ना? ये लिखा क्या है? N2 प्लस 3H2 और यहाँ पर एरो बना के 2NH3। इसका मतलब क्या होता है कि एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इफ 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से अटैच होगा तो 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स फॉर्मेट करेगा। मतलब समझे है ना सबको? अगर एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से अटैच होगा तो वो 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स बनाएगा। हाँ, तो अगर बाई चांस वो पूछे कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कितने अमोनिया मॉलिक्यूल बनाएगा, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने अमोनिया बनाएगा? 3/2। जब 2 बना रहा था तो एक कितना बनाएगा? 3/2। तो यही फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको ऐसे करना पड़ता है। अब 1 लिखा है तो पहले रिएक्टेंट तो माइनस लगा दिया, D N2 अपॉन dt। ये वाला 2 आगे नहीं जाता है, जो आगे नंबर्स 2 रहते हैं वो आगे जाते हैं। इक्वल्स टू -1/3 D H2 अपॉन dt इक्वल्स टू 1/2 DNS3 अपॉन dt। अब इसका मतलब कि अगर एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो वो 1/3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से अटैच होगा और 1/2 अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। बात क्लियर हो रही है? 1/2 जितने भी फ्रैक्शन है उसको हम क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। ठीक है। 1/2 लिखा होता तो हम उसको 2 कर देते, 2 लिखा है तो उसको हमने 1/2 कर दिया। ओके। मैं आप लोगों को 3-4 रिएक्शन दूँ, आप लोग ऐसे लिख के दिखाओगे डी वाला। ठीक है। आपको कुछ रिएक्शंस देती हूँ। पहला रिएक्शन है, आपको डी में ही लिखना है सिर्फ। हाँ, डेल्टा नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, ज़्यादा अंतर नहीं है, डी या डेल्टा, तो डी बनाओ। डी, पहला रिएक्शन
ये लिख लो, उसके बाद इस रिएक्शन को बनाओ। 2N2O5 4NO2 प्लस O2। दूसरा रिएक्शन 4A प्लस B 2C प्लस D। तीसरा रिएक्शन A प्लस 2B A प्लस 2B 6C प्लस 2D। चौथा रिएक्शन H2 प्लस Cl2 2HCl। और फिफ्थ नंबर पर रिएक्शन PCl5 PCl3 प्लस Cl2। इन 5 रिएक्शन को आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। पांच रिएक्शन को ट्राई करो, बस आप जिसको प्रॉब्लम हो बता।